अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ कि हम एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं जो एनटीएस 2009 से लेकर 2019 में जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए, पहला एमसीक्यू हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, वो 2012 का है। 2009, 10, 11 में इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू हमें नहीं मिला। 2012 से आने वाला पहला सवाल है, डैश इज नीडेड इन थायरोक्सिन द हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए जरूरी है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन और जिंक। बायोलॉजी वालों के लिए तो ये एमसीक्यू बहुत ही आसान है, इंजीनियरिंग वालों के लिए हो सकता है थोड़ा सा नया हो। तो सबको मालूम है आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन के लिए बहुत जरूरी होता है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी। 2012 के बाद हम चलते हैं 2013 की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है। हम उसकी तलाश में हैं और इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर बना दिया गया। अब ये स्ट्रक्चर है, इसमें कहा जा रहा है ये इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, ये स्ट्रक्चर किसका है? तो याद रहे ये विटामिन्स वाले टॉपिक से जो है ये स्ट्रक्चर ले लिया गया है और उसमें पूछा जा रहा है कि ये कौन सा विटामिन है और इन तमाम के केमिकल नाम्स भी दिए गए हैं। ए में कहा जा रहा है मेनाडायोन, बी में कहा जा रहा है अल्फा टोकोफेरोल, सी में कहा जा रहा है कैल्सीफेरोल, डी में कहा जा रहा है थायमीन और ई में कहा जा रहा है पैराडॉक्सिन। तो ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने है इस वक्त ये मेनाडायोन का ये बाकायदा स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो विटामिन्स वाला टॉपिक जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यही टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2013 के बाद हम चलते हैं 2014 की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है मोनोसेक्राइड्स कंटेन डैश कार्बन एटम। मोनोसेक्राइड्स में कितने कार्बन एटम होते हैं? ए में कहा जा रहा है 2 to 3, बी में कहा जा रहा है 3 to 10, सी में कहा जा रहा है 5 to 20, डी में कहा जा रहा है 20 to 25, ई में कहा जा रहा है ओनली 5। तो मोनोसेक्राइड्स के अंदर कितने कार्बन एटम होंगे? तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, 3 to 10 कार्बन एटम तक मोनोसेक्राइड्स में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। फिर इसके बाद हमारे पास जो है अगला एमसीक्यू हमारे पास है 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट थोड़ा सा गूगल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड के हवाले से जो है वो करेक्ट है? ए में कहा जा रहा है सोल्युबल इन वाटर, बी में कहा जा रहा है इजिली डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीडेशन, सी में कहा जा रहा है इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस एनीमिया, डी में कहा जा रहा है इट हेल्प्स इन हीलिंग द वुंड, ई में कहा जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड के हवाले से जो है वो करेक्ट है। ए में कहा जा रहा है सोल्युबल इन वाटर, ये वाटर सोल्युबल विटामिन है, बिल्कुल सही है। बी में कहा जा रहा है इजीली डिस्ट्रॉय बाय ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ऑक्सीडेशन के जरिए डिस्ट्रॉय होते हैं। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। इट्स हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड, जख्म को भरने में मदद देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो 2014 में पूछा गया है ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। 2014 के बाद हम चलते हैं 2015 की तरफ और देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया है इस चैप्टर से। तो आइए हम बढ़ते हैं 2015 की तरफ। तो 2015 का आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर सवाल है। थोड़ा सा कैमरा हम फोकस कर लेते हैं, एक मिनट। ओके, हो गया। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज, सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों? ए में कहा जा रहा है इट डज नॉट एग्जिस्ट इन ओपन चेन फॉर्म, बी में कहा जा रहा है कार्बोनिल ग्रुप आर नॉट फ्री टू रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, और सी में कहा जा रहा है दे हैव एटलीस्ट वन फ्री कार्बोनिल ग्रुप, डी में कहा जा रहा है दे फॉर्म 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ई में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। तो उसमें आपने डिफरेंस ज़रूर पढ़िएगा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का लेक्चर ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो उसमें कहा जा रहा है कि नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, तो इसकी वजह क्या है?
इसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट इन ओपन चेन, ओपन चेन में नहीं पाया जाता, इस वजह से भी एक कंडीशन होती है। बी में कहा जा रहा है कार्बोनिल ग्रुप आर नॉट फ्री टू रिड्यूस फेलिंग, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप इनके पास फ्री नहीं होते, फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं होते, तो वो फेलिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो अगला एमसीक्यू हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें कहा जा रहा है अ डाइपोलर चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन इज कॉल्ड। हमने कहा कि वो चार्ज जो डाइपोलर हो लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल हो, उसे क्या कहते हैं। ए में कहा जा रहा है ज्यूटेनाइन, बी में कहा जा रहा है यूनिट इलेक्ट्रॉन, सी में कहा जा रहा है कैटाइन और डी में कहा जा रहा है एनाइन। तो याद रहे आपने ज्यूटेनाइन वाला हमारा लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको आसानी पता होगा कि डाइपोलर चार्ज होता है लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल होता है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास थी अमाइनो एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, वो ज्यूटेनाइन कहलाता है। 2015 के बाद हम बढ़ते हैं 2016 की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है। तो 2016 में हमारे पास पहला एमसीक्यू है अमाइलोपेक्टिन, जो कि स्टार्च की चेन है। अमाइलोपेक्टिन हैज डैश लिंकेज, अमाइलोपेक्टिन के पास कौन सी लिंकेज होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, अल्फा 14N16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अमाइलोपेक्टिन जो कि स्टार्च के अंदर पाई जाने वाली होती है, उसके पास जो है अल्फा 14N16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो पाई जाती है। फिर इसी के नीचे एक और है, विच वन इज नॉट अ मोनोसेक्राइड, इनमें से कौन सा है जो मोनोसेक्राइड नहीं है। गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मेनोज, लैक्टोज। तो लैक्टोज जो होता है वो डाइसेक्राइड की एग्जांपल है, लिहाजा ये ओलिगोसेक्राइड्स की कैटेगरी में चला जाएगा, लिहाजा ये मोनोसेक्राइड नहीं है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं इसी 2016 में, आपको मालूम है डाओ, लियारी और एनटीएस वालों ने अलग टेस्ट कंडक्ट किया था। तो आइए हम देखते हैं कि अगला जो लियारी वालों ने टेस्ट कंडक्ट किया था उसमें क्या पूछा है इस चैप्टर से। तो इसमें पूछा जा रहा है फेरेटिन। देखो ये पूरा चार्ट है ना, प्रोटीन वाला जो है ना पूरा चार्ट है। फेरेटिन डिपॉजिट आयरन इन स्प्लीन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। फेरेटिन जो होता है ना स्प्लीन के अंदर आयरन को डिपॉजिट करता है, लिहाजा ये किसकी एग्जांपल है। ए में कहा जा रहा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, बी में कहा जा रहा है रेस्पिरेटरी प्रोटीन, सी में कहा जा रहा है स्टोरेज प्रोटीन, डी में कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये फंक्शन के लिहाज से प्रोटीन की कौन सी कैटेगरी में आएगा, हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, स्टोरेज प्रोटीन, क्योंकि ये आयरन को स्टोर करने का काम करता है। फिर इसी 2016 में हम देखते हैं केएमडीसी वालों ने क्या पूछा। तो केएमडीसी वालों का जो एमसीक्यू है वो ये है, अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कंपाउंड हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अमाइनो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू द। अब देखो अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है ना, अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड, गामा अमाइनो एसिड। इसमें पूछा था अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है। अल्फा अमाइनो एसिड आर कंपाउंड हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अमाइनो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो फंक्शनल ग्रुप किसके साथ अटैच होते हैं। ए में कहा जा रहा है एनी कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल, बी में कहा जा रहा है अल्टरनेट कार्बन एटम, सी में कहा जा रहा है नाइबरिंग कार्बन एटम्स, डी में कहा जा रहा है सेम कार्बन एटम। तो जिन्होंने अल्फा, बीटा और गामा अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ी है उनको आसानी मालूम होगा कि हमारे पास जो है ये सेम कार्बन एटम के साथ अगर अटैच होते हैं तो वो अल्फा कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो फंक्शनल ग्रुप जो है अगर सेम कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं तो वो अल्फा अमाइनो एसिड कहलाते हैं, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी। फिर इसके बाद हमारे पास जो है इसी ईयर में एक और सवाल भी इस चैप्टर से पूछा गया है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं और इसमें कहा जा रहा है, ये भी अमाइनो, ये विटामिन वाले लेक्चर में मैंने स्पेशली बताया था आपको, 6,7 डाइमिथाइल 9D प्राइटाइलोएलोक्सेन इज द IUPAC नेम ऑफ। हमारे पास ये विटामिन के नाम है नाइकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थायमीन, एंटी रेकेटिक एंड टोकोफेरोल। इनमें से कौन सा विटामिन है जिसका IUPAC नाम आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर
हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का हमारे पास ये IUPAC नाम है, ये बाकायदा लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो 2017 की तरफ बढ़ते हैं और 2017 में देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है एलिनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन आर। एलिनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम, अमाइनो एसिड। तो जिसने अमाइनो एसिड की एक रीडिंग भी की होगी ना, उसको पता होगा एलिनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन ये सब के सब क्या है? अमाइनो एसिड है। 2017 के बाद हम चलते हैं 2018 की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या पूछा गया है। तो 2018 में हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, विजन एंड कीप द स्किन हेल्थी। इनमें से कौन सा विटामिन है जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए, विजन के लिए एंड कीप द स्किन हेल्दी, हेल्दी स्किन को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है? विटामिन डी, ऑप्शन ए में कहा गया विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन के। विजन का जब भी वर्ड आ जाए ना, विटामिन ए ध्यान में रखना, आंखों के लिए विटामिन ए जो है वो बहुत जरूरी है। तो विजन देखते ही आपने पहचान लिया, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। फिर इसके बाद अगला हमारे पास है, इसी ईयर में एक और सवाल पूछा गया है और वो सवाल भी हम आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। और फिर ये सवाल जो है हमारे पास है ज़्यूटराइन से। ज़्यूटराइन इज फॉर्म व्हेन प्रोटॉन गोज फ्रॉम। हमें कहा जा रहा है ज़्यूटराइन कैसे बनता है, तो ज़्यूटराइन का लेक्चर आप हमारा जरूर देखिएगा। उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलकर अमाइनो ग्रुप के पास जाता है तो ज़्यूटराइन बनता है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास है गोज फ्रॉम कार्बोक्सिल टू अमाइनो ग्रुप। बी इज द करेक्ट आंसर। तो 81 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिसके साथ ही और चैप्टर 2019 में से कोई MCQ हमें नजर नहीं आया। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जितने भी MCQ थे सारे हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।